हाय एवरीवन। सो आप सभी लोगों को एक इन्फॉर्मेशन तो मिल गई होगी कि NICL के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। नाउ जो भी बच्चे इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन सभी लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। बट आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं इसके सिलेबस और इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। बाकी अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप वो आफ्टर द वीडियो कॉमेंट सेक्शन में मुझे पोस्ट कर दोगे। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि NICL का फुल फॉर्म है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, राइट। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 18 जुलाई को ही स्टार्ट हो चुका था। इसका लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका 7 अगस्त है, ठीक है ना। अब इसमें आपको फेज 1 फेज 2 दोनों ही मिलने वाला है। फेज 1 आपका 27 अगस्त 2026 में हो जाएगा एंड फेज 2 की भी डेट आपको मिल चुकी है, दैट इज द मेन एग्जामिनेशन, वो 30 अक्टूबर 2026 को होगा। मतलब आप सोचो, अभी एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हुए हैं, आपके पास फेज 1 के लिए भी टाइम है पढ़ने के लिए, फेज 2 के लिए भी टाइम है। तो अगर आप जितने भी बच्चे हो SBI, ठीक है, या फिर IBPS या फिर जितने भी बैंक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आई थिंक आप सभी लोगों को ये वाला फॉर्म भी फिल करना चाहिए, क्योंकि एक फ्लो बना रहता है एक तो, और दूसरी चीज अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो आपके लिए तो अच्छा ही है, राइट। नाउ इन्होंने बताया है कि इसमें रीजनल लैंग्वेज टेस्ट भी होता है, मतलब आपके स्टेट वाली जो लैंग्वेज है उसका टेस्ट होगा, बट ये नोटिफाई किया जाएगा आपको पोस्ट फेज 2, मतलब फेज 2 के बाद। अच्छा, वैकेंसी और फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। टोटल कैडर ओपनिंग्स जो आई हैं यहाँ पर वो 500 वैकेंसीज हैं। कैटेगरी हाईलाइट में हम बात कर ले, अनरिजर्व्ड के लिए 255, OBC के लिए 104, SC के लिए 67, ST के लिए 36 और EWS के लिए 38 है। एप्लीकेशन फी की बात करूं हम यहाँ पर, तो SC ST PWBD के लिए आप देख सकते हो निल है, मतलब आपको कुछ भी नहीं देना है। नाउ ऑल अदर कैटेगरीज की अगर मैं बात करूं तो 850 रुपए का आप लोग का यहाँ पर फॉर्म होने वाला है, इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग चार्जेस। अब ऊपर वाले में आप देख लो, इंटीमेशन ओनली मेंशन इन्होंने किया हुआ है। अच्छा, अब जरा एज क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, मिनिमम आपकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी एज 30 ईयर्स होनी चाहिए एज ऑन 1 जुलाई 2026। मतलब 1 जुलाई 2026 को आप 30 साल के अगर पूरे हो रहे हो तो तब तक तो ठीक है, बट अगर एक दिन भी आगे निकलता है तो फिर आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने आपसे ग्रेजुएशन मांगा है इन एनी ऑफ द डिसिप्लिन, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। SC ST की बात कर लें तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी रूल्स हैं जो अप्लाई होते हैं। OBC NCL के लिए इन्होंने आपसे सर्टिफिकेट मांगा हुआ है। PWBD अगर आपको किसी भी तरह की कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेगा और 40% और मोर की रिक्वायरमेंट आप लोगों को रहने वाली है, ठीक है। नाउ मेक श्योर, इन्होंने यहाँ पर एज क्राइटेरिया के लिए आपको मेंशन किया हुआ है, यू शुड बोर्न बिटवीन 2 जुलाई 1996 टू 1 जुलाई 2005, ये मेंशन इन्होंने आपको किया हुआ है, ठीक है ना। लाइक 2 जुलाई 1996 एंड 1 जुलाई 2005, ये वाले जो ड्यूरेशन वाले बच्चे हैं वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अभी जैसे SC ST का अगर आप देखोगे तो उसमें इन्होंने +5 इयर्स का आपको रिलैक्सेशन दिया हुआ है, मतलब नॉर्मल एज 30 तक जा रही है, लेकिन अगर आप SC ST से कैंडिडेट से बिलोंग करते हो तो फिर आप ये 5 इयर्स एक्स्ट्रा ले सकते हो, मतलब आप 35 की एज तक भी एग्जाम को दे सकते हो। सिमिलरली अगर OBC NCL के लिए जाओगे तो आपकी एज लिमिट इन्होंने 33 कर दी है ना। PWBD कैंडिडेट के लिए +10 टू +15 ईयर्स मेंशन किया हुआ है, जनरल के लिए 10, OBC के लिए 13 और ST ST के लिए 15 दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, जिससे अगर आप किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी के हो तो आपको अलग से रिलैक्सेशन मिल जाता है, दैट टू ऑफ एज। नाउ मेक श्योर कि ग्रेजुएशन आपका यहाँ पर बोला गया है, इट मस्ट पजेस पासिंग प्रूफ ऑफ 1 जुलाई 2026, अदरवाइज इट विल नॉट बी कंसिडर्ड, राइट। नाउ अब यहाँ पर हम 3 फेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले फेज 1 की बात करेंगे, दैट इज ऑफ प्रीलिम्स। जितने भी बैंक एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें प्रीलिम्स मींस देन आप फर्दर टेस्ट के लिए जाते हो, तो यहाँ पर सबसे पहला जो आपका प्रीलियम है उसको फेज 1 बोला गया है, जिसमें 100 नंबर का आपका पूरा पेपर आएगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, दैट मीन्स आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाएंगे, है ना, एंड दे विल बी सेपरेटली टाइम्ड सेक्शन एंड ये क्वालिफाइंग होगा आपका, ठीक है ना, मतलब इसको क्वालिफाइंग स्क्रीनिंग राउंड बोला गया है। फेज 2 आपका मेंस होगा, 200 नंबर का होगा, इसमें आपका कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है। यहाँ पे कट ऑफ के रूल्स थोड़े से डायनामिक होते हैं और फिर उसके बाद जो फाइनल मेरिट आपकी बनती है वही आपका मेन ड्राइवर होती है सिलेक्शन की। देन हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट की, जिसकी डेट आपको मेंशन करी जाएगी पोस्ट फेज 2, राइट। यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स ही जाएंगे स्टेट लैंग्वेज टेस्ट के लिए।
अब ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का ही है। फाइनल वेरिफिकेशन के लिए यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ और स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, मेरिट रैंक्स एंड मेडिकल क्लियरेंस चेक। जब ये सारी चीजें चेक हो जाएंगी तभी आप सिलेक्टेड कंसिडर किए जाओगे, अदरवाइज नहीं। ना अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम यहाँ पर सिलेबस और पैटर्न की, ठीक है ना। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर लेते हैं। इसमें आपके पास लैंग्वेज है, लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज, देन यू हैव रीजनिंग, देन यू हैव क्वांट्स, जो कि नॉर्मल आप किसी भी प्री एग्जाम में देखते हो तो ये 3 आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं। प्रीलिम्स में इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 मार्क्स के आएंगे, 20 मिनट मिलेंगे। रीजनिंग एबिलिटी आपको बायलिंगुअल मिलेगा, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों आपके पास चॉइस होती है लैंग्वेज चूज करने की। आपके 35 क्वेश्चंस आएंगे, 35 मार्क्स के होंगे, 20 मिनट में करना होगा। कॉन्स के लिए आपको दोनों लैंग्वेज दी जाएंगी, हिंदी और इंग्लिश। 35 क्वेश्चंस होंगे, 35 मार्क्स होंगे और इसके लिए भी 20 मिनट दिए जाएंगे। तो हर एक सेक्शन के लिए आपको 20-20 मिनट का टाइम यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। टोटल क्वेश्चन 100, टोटल मार्क्स 100 और टोटल पेपर का जो टाइमिंग होगा वो 1 घंटा यानी कि 60 मिनट्स का रहने वाला है, राइट। मेक श्योर कि कैंडिडेट शुड पास ईच इंडिविजुअल सेक्शन बाय स्कोरिंग कट ऑफ डिटरमाइंड बाय द कंपनी। रैंक्स विल डिटरमाइन शॉर्टलिस्ट फॉर फेज 2, मतलब आपकी क्या रैंक आती है उसी बेसिस पर आपको फेज 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और आपको इंडिविजुअली सेक्शन वाइज पास होने पड़ेगा, है ना। तो आपका जो प्रेपरेशन आप लोग कर रहे हो, इंग्लिश, कॉन्स और रीजनिंग तीनों को फोकस करके चलना। ऐसा ना हो कि आपने लाइक कॉन्स बहुत पढ़ लिया, इंग्लिश नहीं पढ़ी, इंग्लिश बहुत पढ़ लिया, कॉन्स नहीं पढ़ी, है ना। रीजनिंग को तो सब लेकर के चलते हैं, बट आई थिंक लैंग्वेज और कॉन्स में थोड़ा सा आप लोग का ऊपर नीचे रहता है। अब फेज 2 की बात कर लेते हैं, है ना। फेज 2 में आपका रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा और आपको कंप्यूटर नॉलेज का भी यहाँ पर टेस्टिंग लिया जाएगा। रीजनिंग आपकी लैंग्वेज और की अगर बात करोगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों रहने वाली है। इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्वियसली इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश में ही रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगी, जनरल अवेयरनेस भी इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपका रहेगा। तो आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज आप जितने भी आपके सब्जेक्टिव टेस्ट हैं उनके लिए आप अपना लैंग्वेज चूज कर सकते हो। नाउ सी, रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स 30 मिनट्स में करने होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 मार्क्स के होंगे, आपको 30 मिनट्स में करने होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 मार्क्स के होंगे, 30 मिनट्स में करने होंगे। नाउ जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स होंगे, 15 मिनट में आपको उसको कंप्लीट करना होगा, राइट। आई होप ये क्लियर है सबको। ये फेज 2 का पार्ट है। मेक श्योर अगर मैं एग्जाम रूल की बात करूं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी, ठीक है, 1/4 रहती है, मतलब 0.25 आपके डिडक्ट होंगे अगर आपने क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया तो। मतलब अगर आपने अटेम्प्ट किया और वो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया तो आपको 1/4 मार्किंग नेगेटिव देखनी पड़ेगी। सो वही लिखा हुआ है, फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स इन बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस 1/4 मार्क्स आपका कटेगा, ठीक है ना। और इसी वजह से यहाँ पर एक्यूरेसी आप लोगों के लिए बहुत पैरामाउंट हो जाती है। नो मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिल रहा है आपको, अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो उसके लिए आपका 1/4 मार्क माइनस किया जा रहा है, ठीक है ना। स्कोरिंग इक्वेटिंग प्रोसेस की भी बात यहाँ पर करी गई है। इन केस द ऑनलाइन टेस्ट इज हेल्ड ओवर मल्टीपल सेशंस, वो तो आपको बहुत अच्छे से पता ही है। नॉर्मलाइजेशन इज वन थिंग जो लगाना पड़ता है क्योंकि कुछ पेपर टफ, कुछ पेपर इजी आते हैं अगर वो अलग अलग शिफ्ट्स में होते हैं। तो वही लिखा हुआ है, अगर ऑनलाइन टेस्ट मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है तो फाइनल मार्क्स जो है वो नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पर ही दिए जाएंगे। इनका कुछ अपना फॉर्मूला रहता है, उसके बेसिस पर ये अप्लाई करते हैं ताकि सारे बच्चों को ये इक्वल पेस पर लेकर के आ पाए। आप समझो अगर पेपर इजी आता है और अगर मान लीजिए जो टॉपर है आपका क्लास का वो फुल स्कोर करता है ना, और किसी और शिफ्ट में पेपर टफ आता है और जो टॉपर है वही बहुत कम मार्क्स, सपोज 30 में से वो हाईएस्ट मार्क्स 20 लेकर के आ पा रहा है, तो फिर यहाँ पर स्कोर को नॉर्मलाइज किया जाता है, ठीक है। तो दैट इज वाई इट इज जस्ट मेंशन कि नॉर्मलाइजेशन इसलिए किया जाता है ताकि वो पेपर के जो लेवल है उसको एक स्टैंडर्ड मेथड के थ्रू बच्चों को पैरिटी क्रिएट कर पाए, ठीक है ना। अब जरा हम थोड़ा सा सिलेबस की बात कर देते हैं। कौन से शुरू करते हैं? कौन में देखो ना, जैसा आप पढ़ते हो, जो चीज़ें आप पढ़ते हो वही हैं। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल एंड कैलकुलेशन एफिशिएंसी आपकी एवेल्युएट करी जाएगी। सो मेक श्योर कि आपका अरिथमेटिक और एनालिटिक विजुअल डेटा सेट्स
तैयार होना चाहिए। इसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेज टू फ्रैक्शन हो गया, है ना, बॉड मास रूल वगैरह आपको अच्छे से आना चाहिए। नंबर सीरीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, जो कि प्री में मैक्सिमम पेपर्स में आपको देखने के लिए मिलती ही है, बहुत कॉमन है। तो मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर पैटर्न्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर डीआई की बात कर लेते हैं, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, लाइन चार्ट्स, है ना, टैबुलर डीआई और किसलेट डीआई ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा। देन कमर्शियल अर्थमेटिक की बात अगर हम करें तो एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, है ना, प्रॉब्लम बेस्ड जो है ये सब क्वेश्चंस मिलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत कॉमन टॉपिक है, हर ही बैंक एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पे भी पूछा जाएगा। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मतलब सीपीएसपी के क्वेश्चंस, है ना, एमपी के क्वेश्चंस, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। देन वर्क एंड मूवमेंट सिस्टम में टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, बोट एंड स्ट्रीम, इन सब के ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो, जिन भी बच्चों का जो बैकग्राउंड है मैथ्स वाला है, उनके लिए थोड़ा इजी होता है ये करना, क्योंकि उनका एक कंसिस्टेंसी फ्लो बना रहता है। लेकिन अगर कोई बच्चा कॉमर्स बैकग्राउंड का है या कोई बच्चा अगर ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि आप नहीं कर सकते हो। ये बस वही होता नहीं कि एक बार आपको वापस से गो थ्रू करना होता है और फिर आपको चीज़ें पता चलने लगती हैं कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो जो भी बच्चे बिल्कुल एकदम फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, वो एक बार सारे के सारे जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करो, फिर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो एंड देन मॉक टेस्ट के लिए जाओ। इससे आप बहुत ही अच्छे से अपने इस सेक्शन को इंप्रूव कर पाओगे और आपको ना ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप नहीं कर पा रहे हो, नहीं हो पा रहा है। और फिर मैं तो कहती हूँ, जो भी बच्चा बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना, वो लाइन से जितने बैंक के फॉर्म्स आ रहे होते हैं सब भरो, है ना, ताकि आपका एक फ्लो बना रहे और आप पढ़ते रहो। जैसे बोर्ड एग्जाम्स होते थे ना, तो उससे पहले कितने सारे यूनिट टेस्ट हो जाते थे, तो उससे थोड़ा 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 करके सिलेबस प्रिपेयर हो जाता था और एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता था, ये मैं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, ये मेरा वीक एरिया है, मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, स्ट्रॉन्ग एरिया को फाइन ट्यून करो, वीक एरिया को वापस से पढ़ो जा करके, तो कॉन्फिडेंस देता है। रीजनिंग एबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका लॉजिकल, स्ट्रक्चर्ड, एनालिटिकल एंड स्पेशल डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ये सब चेक की जाएंगी। ये बेसिकली आपका मैक्सिमम क्वेश्चन पजल्स, है ना, कोर लॉजिक आइटम्स के ऊपर ही पूछा जाएगा। तो पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। सो लीनियर, सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, फ्लोर, बॉक्स एंड शेड्यूलिंग सेटअप्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। लॉजिकल इनइक्वालिटीज में देख लो आप, डायरेक्ट इनइक्वालिटीज, कोडेड इनइक्वालिटीज, कंडीशनल रिलेशंस, ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सिलॉजिज्म इज वेरी कॉमन, है ना, बहुत टफ भी नहीं होता है, लेकिन हाँ वही है ना, समझना पड़ता है आपको। तो डेफिनेट कंक्लूजन्स, वेन डायग्राम्स, ओनली फ्यू, मॉडर्न सिलॉजिज्म स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्वेश्चंस आपके आएंगे। देन ब्लड रिलेशंस में फैमिली ट्री, मैटरनल पैटर्नल रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन, ये सब पूछा जाएगा कि मेरी चाची के भाई के पोते के दादी के, समथिंग लाइक दैट, है ना, तो वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। देन आता है आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एंड कोडिंग। इसमें आपको कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक, स्ट्रिंग क्वेश्चंस, है ना, डायरेक्शन और डिस्टेंस, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। डेटा सफिशिएंसी और इनपुट आउटपुट के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें स्टेटमेंट सफिशिएंसी, लॉजिक, मशीन सेटअप्स एंड कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चंस आपसे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाएंगे। ठीक है ना। अगर मैं इंग्लिश और कंप्यूटर्स की बात करूं, देखो इंग्लिश में तो कॉमन है आपका सिलेबस, जीके का भी सिलेबस यहाँ पर मेंशन है। इंग्लिश में वही है ना कि आपको थोड़ा सा रीडिंग पे अपने फोकस करना पड़ेगा, है ना, आपके पैसेजेस हो गए, कुछ वोकैबुलरी ओरिएंटेड क्वेश्चंस हो गए, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस के क्वेश्चंस हो गए, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। सो जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स पढ़ लेना लास्ट 6 मंथ का, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, गवर्नमेंट स्कीम, स्टैटिक, जनरल नॉलेज, इन सबके क्वेश्चन पढ़ लेना। कंप्यूटर नॉलेज में जाओगे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर बेसिक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, MS ऑफिस सूट, है ना, कीबोर्ड शॉर्टकट, इंटरनेट एंड बेसिक नेटवर्किंग, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है ना बेटा, आपका रीडिंग है। रीडिंग कर लोगे तो आपको एरर्स भी बहुत अच्छे से आ जाएंगे, वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस तो कर ही लोगे। तो RC क्लोज टेस्ट, जो कि फ्रेजेस और ग्रामर ओरिएंटेड क्वेश्चंस फिल करने के लिए बोलता है, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, जैसे पैराजम्पल बोलते हो, वोकैबुलरी एंड ग्रामर, यही सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अभी अगर मैं बात करूँ रीजनल लैंग्वेज टेस्ट की एंड कॉम्पेंसेशन की, तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा देख लो। रीजनल लैंग्वेज टेस्ट जो है, इसका कंडक्टिंग अथॉरिटी आपका NICL सिलेक्टिव सेंटर्स ही होंगे। नाउ आपको पढ़ना, लिखना, बोलना आना चाहिए अपनी ऑफिशियल रीजनल लैंग्वेज, क्योंकि भाई अपनी लैंग्वेज नहीं आएगी तो आप थोड़ा सा सफ़र कर सकते हो, यहाँ पर ना सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है ना। जिस भी स्टेट के लिए आपने अप्लाई किया होगा, उस स्टेट की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, पढ़ने में, बोलने में और लिखने में। ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रिक्ट क्वालिफाइंग मेट्रिक रहने वाली है, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स आपको अवॉर्ड नहीं किए जाएंगे। फेलिंग द RLT रिजल्ट इन इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन डिस्पाइट हाई स्कोर इन फेज 2। आपने जितना भी अच्छा फेज 2 में स्कोर क्यों ना किया, अगर आप RLT में पास नहीं हुए तो फिर सीधा कैंसलेशन की तरफ जाओगे आप, नहीं, आपको नहीं मिलेगा आगे जाने का मौका।
ठीक है, थोड़ा सा पे स्केल्स, पर्क्स और एमोल्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी जो पे स्केल रहने वाली है भाई, देखो 36,000 से अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के आसपास रहने वाली है विद रेगुलर प्रोग्रेसिव इंक्रीमेंट्स। इनिशियल एमोल्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो ग्रॉस पे इज अप्रोक्सीमेटली 53,000 पर मंथ। इनिशियल स्टेट मेट्रो सिटीज की बात कर रहे हैं। अदर अलाउंसेस में आपको थोड़े से मेडिकल बेनिफिट्स मिल जाते हैं भाई, सरकारी नौकरी करने के लिए जब आप जाते हो तो आपको पर्क्स तो मिलते हैं, मेडिकल बेनिफिट्स है ना, ग्रुप मेडिक्लेम, लीव ट्रेवल सब्सिडी एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टाफ वेलफेयर स्कीम मिल जाते हैं। कुछ अदर अलाउंसेस हैं जो आपको मिल जाते हैं। सो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा बेटा अगर मेहनत कर लोगे सो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, राइट। तो जो भी बच्चा बाकी पेपर दे रहा है SBI, IBPS वगैरह का, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसके लिए भी जाओ, क्योंकि कुछ डिफरेंट नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है। बस जो एक्स्ट्रा आपके लिए बेंचमार्क रहने वाला है वो आपका रीजनल लेवल टेस्ट रहने वाला है ना। थोड़ा सा प्रोबेशन रूल्स के बारे में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि ना जितने भी बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे उनको 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। मतलब आप एक तरीके से आपकी टेस्टिंग चल रही होती है कि आप अच्छे से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सो बिफोर बीइंग कंफर्म 6 महीने का प्रोबेशन रहने वाला है। इसके अलावा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का वो भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है, थंब इम्प्रेशन है ना, आइरिस स्कैन, लाइव फोटोग्राफ्स, ये सब कैप्चर किए जाएंगे फेज 2 मेंस में। फिर इसके बाद लेट एंट्री को एंटरटेन नहीं किया जाएगा यहाँ पर। इफ कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग आफ्टर द स्पेसिफिक टाइम इंडिकेटेड ऑन द कॉल लेटर दे विल नॉट बी परमिटेड। तो भाई जो टाइम दिया गया है, जिस टाइम पे पहुंचना है पहुंच जाना। मतलब अगर आप बोलोगे कि ट्रैफिक जैम था, ये था, वो था, दे विल नॉट कंसिडर इट। सिंगल एप्लीकेशन रूल है, कैंडिडेट्स जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं दे शुड रजिस्टर फॉर ओनली वन स्टेट, है ना, वन यूनियन टेरिटरी। मल्टीपल एंट्रीज अगर आप करोगे विल नॉट कंसिडर इट। सब अब सिस्टम पे होता है बट एवरीथिंग इज चेक्ड। रेजिग्नेशन पेनाल्टी भी यहाँ पर मेंशन इन्होंने करी हुई है। इफ अगर आप रिजाइन करते हो प्रोबेशन में ही, है ना, तो आपको पे बैक करना पड़ेगा सैलरी रिसीव प्लस 25,000 ट्रेनिंग फी, ठीक है ना। और इन्होंने ये भी बोला है कि आप वेबसाइट रेगुलर बेसिस पर चेक करते रहिए ताकि आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो पता चलती रहें। आप ऐसा मत कहना कि मैं अपडेट नहीं था, मुझे पता नहीं चला, बिकॉज दे विल नॉट एंटरटेन ऑल दीज थिंग्स। सो इन्होंने आपकी जो वेबसाइट है वो दी हुई है नेशनल, ठीक है ना, insurance.nic.co.in। इस पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। पढ़ने के लिए एक बहुत बेसिक सा सिंपल सा रूल है बेटा। आपको देखो सिलेबस पता चल गया, आपको पैटर्न पता चल गया, आपको पता भी चल गया इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। नाउ द ओनली थिंग इज कि आपको अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। अब अगर आप ऑलरेडी मल्टीपल एग्जाम्स, बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस वही एक आपका रीजनल लेवल टेस्ट जो है वो डिफरेंट है। अगर आपको लगता है कि आपका रीजनल लैंग्वेज अच्छा है देन दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग फॉर यू। अपना प्री की तैयारी आप कर रहे हो, सेम प्री की तैयारी करो आप। थोड़ा सा कंप्यूटर्स आपके लिए एक्स्ट्रा हो सकता है अगर आप किसी XYZ बैंक की तैयारी करते हैं जिसमें वो नहीं था तो, बट बिलीव मी यहाँ पर आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बेटा, और आप इसको आराम से क्रैक करके बहुत ही ईजिली, ठीक है ना, अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हो विद लेस एज, है ना। सो इट्स योर टर्न नाउ गाइज। ये मत सोचो कि इतने लाख की भीड़ है आप कहाँ स्टैंड करते हो। अभी एवरीबडी इज डिस्ट्रैक्टेड। आपके पास बहुत अच्छा यहाँ पर तरीका है कि आप फोकस्ड हो सकते हो, एंड इफ यू आर फोकस्ड यू कैन गेट सेलेक्टेड। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनीथिंग एज डाउट, please comment me in the comment section. I would definitely help you out for each and everything, but remember, do not skip that. So thank you everybody, bye bye, take care and God bless you.